जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप देखते हो वैसे हो जाते हैं, अपने आप होने लगता है। घनश्याम जी, मैं एक बात आपकी नहीं मानूंगा कि ये छोटी जगह है। जहां पर इस तरह के बच्चे हों, वो जगह छोटी नहीं हो सकती, वो बड़ी जगह है। यहाँ पे जितने भी 8वीं के बच्चे हैं, जितने भी 7वीं के बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैं जो कुछ सोच के आया था ना, उसमें सब पानी फिर गया। आप पर्याप्त हैं। आप में अगर विश्वास है कि मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। ये सूत्र याद रखना, बस जीवन भर आपको काम देगा। वो छोटी सी बच्ची बोल के गई लास्ट में, क्या नाम था सर? हाँ, जानवी ने। कितना सुंदर। अब बताइए, वो आज ऐसी है, 20 साल बाद, 25 साल बाद वो कहां होगी? मेरी आवाज रिकॉर्ड रखी जाए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस बैच का हिस्सा बन पाया, जहां पे मुझे इतनी सुंदर सुंदर कविताएं इतने सुंदर ढंग से सुनने को मिली। बहुत बहुत जोरदार तालियां आपके लिए। आपके साथ जो घटित हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें से जो समझ रहे हैं, उसमें से ही कविता बनती है। तो मेरे लिए मुश्किल यही थी कि मुझे घर वालों को समझाने में लंबा समय लगा कि मैं इसी में खुश रह सकता हूँ। 3 इडियट मूवी देखी आपने ना? तो वही है ना कि अब्बा नहीं मानेंगे, तो वो वाला सीन मेरे साथ भी था। लेकिन धीरे धीरे सब चीजें करते करते आज आपके साथ आया हूँ, और आप सबकी ये तालियों वाला वीडियो मेरे पिताजी के पास जाएगा, तो शायद उनको कुछ रहम आए और वो अपना प्यार बरसाएं। हमारे छोटे से निवेदन पर, एक आत्मीय निवेदन पर, सर बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और बड़ी जगह पर जाते हैं, लेकिन हमारे निवेदन पर एक बदरवास जैसी छोटी जगह में और हमारे एक साधारण कैंपस में आप सबको मोटिवेट करने के लिए आज यहाँ पर पधारे हैं। हमारे स्नेह के कारण जोरदार तालियों से हम हाथ उठाकर उनका अभिवादन करते हैं बीटी पब्लिक स्कूल परिसर में। घनश्याम जी, मैं एक बात आपकी नहीं मानूंगा कि ये छोटी जगह है। जहां पर इस तरह के बच्चे हों, वो जगह छोटी नहीं हो सकती, वो बड़ी जगह है। बहुत लोग मुझसे यहाँ पर उम्र में बड़े होंगे, लेकिन मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि मैं उन शिक्षकों का मुंह देख लेना चाहता हूँ, चेहरा देख लेना चाहता हूँ, जो कि मतलब ऐसे बच्चों को तैयार। सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जोरदार तालियों से हम सबका अभिवादन करें। मैम, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है, और कई बार विद्यालयों में जाना होता है, वहाँ पर जाता हूँ। निसंदेह बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन उनको जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो घर में संस्कार दिए जाते हैं, वो उनके विद्यालय में झलकते हैं। जब मैं इन बच्चों को देखा, इन बच्चों को सुना, इतना आनंद आया। कितनी अच्छी स्मृति है, कितना अच्छे से याद है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मेरी कविताएं पढ़ी। सच कहूँ तो मुझे वो पूरी कविताएं नहीं याद है, और उनको इस तरह से याद है और इतने भावपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हैं। और मैं जिनकी कविताएं यहाँ पर पढ़ी गई, कविता तिवारी जी की कविताएं पढ़ी गई, यहाँ पर चिराग जैन जी की कविताएं पढ़ी गई, रामायणधर द्विवेदी जी की कविताएं पढ़ी गई, दिनकर जी की कविताएं पढ़ी गई। सच में बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनकी कविता इतनी कालजयी है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ रही हैं। कविता सिर्फ ऐसी ही होनी चाहिए, कविता ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक वो बदले ना। दिनकर जी ने बहुत पहले बोल दिया, और आज भी वो सब कुछ सटीक बैठता है। और अच्छा लगा घनश्याम जी, जो आपका चुनाव था, मुझे पता नहीं कहाँ आपके डिपार्टमेंट में किन ने चुनाव किया कि ऐसी कविताएं पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन जिनका भी चुनाव था बिल्कुल कार्यक्रम के अनुकूल, विषय के अनुकूल, और कविताएं ऐसी कि जो आप सहज रूप से अनुभव नहीं कर सकते कि ये बच्चे पढ़ेंगे।
वो बच्चे उनका शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ रहे थे। ये एक बड़ी बात है। एक बार आप जोरदार तालियां अपने लिए बच्चों। मैं सच कहता हूं, मैं सोच रहा था कि मैं इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं क्या बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी 8वीं के बच्चे हैं, जितने भी 7वीं के बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैं जो कुछ सोच के आया था ना, उसमें सब पानी फिर गया। आप पर्याप्त हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन है रामचरितमानस में, आप सबको समझ में आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये बातें कहूंगा तो वो आपको समझ में आएगी। पता नहीं मैं आप स्तर पर उतर पाता हूं कि नहीं। एक बड़ी सुंदर लाइन है, वो याद रखिएगा हमेशा। आप जब सब बड़े होंगे उस समय पर भी ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ जा रहा है। जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेह। जीवन में बस इतना याद रख लीजिएगा, रामचरितमानस की चौपाई आपका जीवन बदल देगी। जिसका जिस पर विश्वास है, जेहि कर जेहि पर, जिसका जिस पर विश्वास है, स्नेह है, लगाव है, तो सो तेहि मिलै न कछु संदेही। वो उसको मिलने में कोई संदेह नहीं है, वो उसको मिल ही जाएगा। आप सबने जो जो कविताएं पढ़ी, अगर उन कविताओं पर आपने अमल कर लिया तो एक बेहतर परिवर्तन आएगा। और शुरुआत ऐसे ही होती है। आप कभी मत सोचिएगा कि बाहर कहीं और जगह पे और स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े होते होंगे, कुछ और उनके 2-3 सींगें होती होंगी, कुछ भी होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप में अगर विश्वास है कि मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। ये सूत्र याद रखना, बस जीवन भर आपको काम देगा। हमेशा ये आप दिमाग में बिठा के चलिएगा कि जो कुछ आपने सोचा हुआ है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं मंगाया था कल सर से, मैंने बोला था आपके कि सर ऐसा करिएगा, जो आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनसे ये पूछेगा कि सबसे कठिन काम कौन सा लगता है और सबसे सरल काम कौन सा लगता है। दरअसल ये मैं किसी कारण से किया था। कारण ये था दरअसल कि मैं देख रहा था कि किसकी क्या रुचि है, किसको क्या कठिन लगता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अब मैं बच्चों से ही पूछूंगा, आप मुझसे सवाल पूछने वाले, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ। आप ये बात बताइए, एक आप सब एक ही क्लास के हैं, जिसको पढ़ना अच्छा किसी को कठिन लग रहा है, किसी को सरल लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को खेलना सरल लग रहा है, किसी को खेलना कठिन लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? संभव है क्या? है कि नहीं है? 8वीं वाले बच्चे, 7वीं वाले बच्चे कुछ बोलेंगे? आपके यहां से एंट्रीज आई मेरे पास, उसमें यह लिखा है कि किसी को सबसे कठिन काम लगता है खेलना, और किसी ने लिखा कि सबसे सरल काम लगता है खेलना, किसी ने लिखा सबसे कठिन काम लगता है पढ़ना, और किसी ने लिखा तो ऐसा क्यों? जब आप एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ वैसा ही, तो फिर ये क्यों डिफरेंस? बताइए ना। हाँ, वेरी गुड। तो क्या नाम है आपका? सुमित होना क्या चाहिए फिर? हमें क्या करना चाहिए फिर? हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, अपने जैसा कैसे? मैं आप जैसा अगर बनना चाहता हूं तो मैं क्या सीख लूं? जी जी, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार। बैठिए। दरअसल हम सब ना, हम कॉपी करने के लिए नहीं बने हैं, हम सीखने के लिए बने हैं। हमारा काम क्या है? सीखना, नॉट कॉपी पेस्ट करना। हम सीखें। अगर आप मेरे जैसा बन गए तो फिर कुछ चीजें बढ़ी ही कहां? आप तो मेरे जैसे बने ना, इससे आगे कुछ और हो सकता था, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? लेकिन आप फिर मेरे जैसे बने। आप ये सीखिए कि इनने कविता लिखी, ये कविता लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। आप बोलना सीखिए, ये कविता लिखते हैं, ये सीखिए। लिखना आपको अपना है, और इनसे बेहतर लिखना है, बेहतर और गहराई पे जाना है, और अच्छा करना है, ये मन में बनाइए, और बेशक आप जीत जाएंगे। आपको नया लग रहा होगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं क्या करता था सर, कि मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि ना कि मैं बोलूं, और बोलने कोई मौका देता ही नहीं था उस समय पे। तो मेरे सामने बारिश में छाता होता ना, छाता, तो गांव में से छाता रख लेते हैं ना,
छाता ऐसे रख लेते हैं सामने की, जब पानी वो हो जाए तो पानी जब उसका निथर जाए पूरा, उसके बाद उसको घर में रख लेंगे। तो जब मैं छाते की हाइट का आता था तो वो छाता जो रखा रहता था तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाता था और वहां से बोलता था, वो छाते वाले में। आप कैसे भी किसी भी समय अपने ड्रीम को शेप दे सकते हैं। अगर आप अपने मन में बनाए हैं कि कुछ हो सकता है तो 100% हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपने भीतर की, आप अपने सब भीतर, वो छोटी सी बच्ची बोल के गई लास्ट में, क्या नाम था सर? जानवी। हाँ, जानवी ने, कितना सुंदर। अब बताइए वो आज ऐसी है, 20 साल बाद 25 साल बाद वो कहाँ होगी? मेरी आवाज रिकॉर्ड रखी जाए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस बैच का हिस्सा बन पाया जहां पे मुझे इतनी सुंदर सुंदर कविताएं इतने सुंदर ढंग से सुनने को मिली। बहुत बहुत जोरदार तालियां आपके लिए। यहां पर झांसी की रानी पर वो कविता, तिवारी जी कविता किन्ने पढ़ी थी? गरिमा जी, क्या आप खड़ी होंगी थोड़ा सा? आप कैसे याद कर लेते? अच्छा, आप खड़े हो गए क्या? अरे ठीक, कोई बात नहीं। उसकी हाइट ही इतनी है। जी जी, नहीं नहीं, बहुत कैसे याद किए कविता आप? कैसे याद करती हैं आप? अपने आप हो जाती है। बहुत बढ़िया, मैं आपसे आखिर में सुनूंगा भी। आखिर में मैं आपको बैठ जाइए छोटी, बैठ जाइए। दरअसल इन्होंने वो कविता कैसे याद कर ली? इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैंने बार बार पढ़ा। जीवन में हम सीख जान ले, सब कुछ लेते हैं। आपको पता है ना साइकिल चलाना, यहाँ पे किसी किसको उससे पूछूंगा वो भी बताएगा। बच्ची, साइकिल कैसे चलाते हैं बताओ? आपको आती साइकिल चलाना? यहाँ पे किसको साइकिल चलाना नहीं आती? नहीं नहीं, इज्जत पे कोई सवाल नहीं है, उठाइए। नहीं आती? नहीं आती क्या? अच्छा, किसको नहीं आ रही है? अच्छा, खड़ी हो जाएं जो हमसे बात कर सकेंगी, जो आप, जिसको नहीं आती हो। आपको नहीं आती? अच्छा अच्छा, लेकिन साइकिल चलती कैसे आप बता सकती हैं मुझे कुछ? जैसे मान लिया किसी को काम ही है चलाने का, तो आप उसको बता सकती हैं? मतलब साइकिल कैसे चलाई जाती है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपके हिसाब से? माइक दे दीजिए प्लीज। अगर आप ये बात समझ गए ना तो याद रखिएगा एक बड़ा संदेश लेके जाएंगे, और मैं उससे बड़ा कुछ आपको बता नहीं सकूंगा। आप बताइए कि आप साइकिल कैसे चलाई जाती है, मेन क्या करना पड़ता है? मान लीजिए कि आपके आपके किसी दोस्त को, किसी सहेली को साइकिल चलाना सीखना है, आप नहीं सीखे कोई बात नहीं, लेकिन आप बता तो सकते हो ना उसको। आगे हम प्रयास करेंगे कि वो हमसे चलेगी कि नहीं। नहीं नहीं, आप बताइए बस मुझे खाली, साइकिल कैसे चलाई जाती है, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या करेंगे? स्टैंड में खड़ी है साइकिल, आगे मतलब है ना वो, मतलब आगे हम उस पर बैठ के देखेंगे, फिर है ना उस एक पैर रख के उसको चला के देखेंगे जी जी। कि वो है ना अपन से चलेगी कि नहीं, और फिर चलेगी तो कैसे, मतलब है ना हम उसको चलाएंगे। फिर है ना अगर आप अपन से नहीं चली तो हम बड़ों का सहारा उसे लेंगे। पैडल मारना पड़ेगा, है ना? हाँ और क्या करना पड़ेगा? हैंडल पकड़ना पड़ेगा। हाँ, हैंडल पकड़ना पड़ेगा, और फिर हम उसको चलाएंगे। फिर वो ऐसे ही हम है ना धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो साइकिल चलने लगेगी। और कोई है जो बताएंगे? हाँ छोटे, बताइए साइकिल, आप बताइए, बताइए जी। फिर सीट पे बैठते हैं, सीट पे बैठने के बाद दोनों पांव टिका के फिर साइकिल में पेडल मारते हैं। और अगर हैंडल नहीं होगा तो साइकिल कैसे चलेगी? साइकिल में हैंडल तो बहुत जरूरी रहता है। बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए। आप बताइए, आप बता रहे थे कैसे चलाते साइकिल? साइकिल को संभालना पड़ता है, साइकिल में वो पेडल देने पड़ते हैं। अच्छा, चलाने तो नहीं आती ना? बैठिए, बताइए। सब जान रहे हैं लेकिन चलाना नहीं आती, कैसी व्यवस्था है ये? हम सब जान रहे हैं कि साइकिल चलेगी कैसे, हम सबको पता है कि पैडल लगानी पड़ेगी, हम सबको पता है कि हैंडल से वो इधर उधर दिशा देनी पड़ेगी, लेकिन हम चला क्यों नहीं पा रहे? अभ्यास नहीं किया जा रहा। जोरदार तालियां। बात समझ में आई? हम सब कुछ जानते हैं, जानना पर्याप्त नहीं है,
उसको अमल में लाना पर्याप्त है। जब हम सीख तो लिए, कितना बढ़िया से बताया उनने, इतना बढ़िया से कि दिशा क्या होगा, हैंडल से क्या कैसा नहीं हो पाएगा उसने बताया, लेकिन बंदे को साइकिल दे दो पलट जाएगा गिर जाएगा। लेकिन बार बार जब वो उस मेथड का, उस ज्ञान का उपयोग करेंगे तो बार बार वो साइकिल चलने लगेगी। सबसे पहले क्या होगा साइकिल चलाने में, जब शुरू में आपने साइकिल चलाई होंगी, चलाते होंगे, तो अभी आपको किस में, पैडल में भी ध्यान देना पड़ता है, इधर मैं पकड़ा हुआ हूं वो भी ध्यान रखना पड़ता है, हैंडल में भी ध्यान रखना पड़ता है ना, कि कहीं इधर उधर ना हो। जब आप रोज रोज चलाएंगे तो आपको पैडल से ध्यान हट जाएगा, पैडल अपने आप चलेगी, फिर आपको ध्यान किस में देना पड़ेगा, हैंडल पे। और कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, कैसे गलियों में घुमाते हैं आप, भरी सिटी हो, भरी वो हो, और फिर आपको सोचना पड़ता है क्या, अपने आप इधर उधर होती है ना। ये कैसे हुआ, जो रोज मैदान में आपने प्रैक्टिस करी, जो घर से आप साइकिल लेके भागे और दौड़ाए, उससे हुआ। अभ्यास करिए। आपको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन यदि आप में अभ्यास का गुण है तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, जहां आपके घर बनते होंगे ना, घर बनते हैं, घर बनते देखा होगा, वहां पे जो आदमी रहता है उसे कुछ भी नहीं पता रहता, लेकिन कुछ इतने एक्सपर्ट्स हो जाते हैं कि वो पूरा घर बना लेते हैं। वही बता देते हैं कि भैया इतनी ऊंचाई होगी। नए नए इंजीनियर्स आते हैं, उनको कह देते हैं कि भैया आप पहले सीखिए, ये इतनी दीवार गिर जाएगी, इसमें छत इतना लोड का नहीं हो पाएगा, इसमें ये नहीं हो पाएगा। वो पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें सब बता देता है। क्यों? एक्सपीरियंस, अभ्यास, अनुभव। इन सब की भी कदर करिए। आपको जानना पर्याप्त नहीं है, आपने जो किताबों में पढ़ लिया, आपके सिलेबस में जो पढ़ लिया, ये उपयोग कहाँ होता होगा, काम कहाँ आता होगा। और जब आप उसको बार बार अभ्यास में लाएंगे, बार बार अभ्यास में लाएंगे, तो चीजें बेहतर बन जाएंगी। लेकिन यदि आपने नॉलेज से किया है, एक अनुभव अलग है, लेकिन जब आप पढ़ लिख करके करेंगे तो और बेहतर होगा और शानदार होगा। अपने नॉलेज की, ज्ञान की हमेशा कीमत होती है, चाहे कितना भी जमाना बदल जाए, कितना भी दौर बदल जाए। आप याद रखिएगा, जो आप जानते हैं उसकी कीमत हमेशा होगी और उसका फायदा आपको हमेशा मिलेगा। एक एग्जांपल, एक कहानी सुनाओ, एक साथ बोले तो अच्छे से नहीं आई, पूरी आवाज आए। वेरी गुड। क्या हुआ, एक कंपनी में एक मशीन खराब हो गई। मशीन खराब हो गई तो उस कंपनी ने 2-4 मैकेनिक रखे हुए थे, अच्छे मैकेनिक थे। वो मशीन बनाने लगे, लेकिन मशीन उनसे, ऐसे साथ देंगे तो मजा आएगा कहानी सुनाने में, तो मशीन उनसे क्या हुआ, नहीं बनी। तब उनको क्या हुआ, उनने कहां शिकायत की, ऊपर। उनने क्या बताया उनको, अपने ऑफिसर को, कि मशीन, ऑफिसर ने बोला कि मशीन क्यों नहीं बन रही, तो उनने कहा पता नहीं, सब कुछ किया लेकिन नहीं बन रही। तो फिर अब क्या किया जाए, तो क्या तरीका है, कोई बाहर से बुलवा लो भाई, शायद किसी बाहर वाले को आती हो। एक बाहर वाला आया, वो वहां पर मशीन बनाने के लिए। उसने मशीन को ऐसे देखा, सभी इनके मैकेनिक किनारे खड़े हो गए, वो मशीन को ऐसे देख रहा था। और फिर उसको पता नहीं क्या आया, उसने इतनी सारी मेहनत कर ली थी, उनने मशीन खोल करके एक बार फिर से बांध लिया था, फिर भी मशीन नहीं चली थी। वो आया, देखा, और फिर उसने किसी से हथौड़ा मांगा, और वो हथौड़ा लिया, और हथौड़े से क्या किया पता है, एक जगह पे उसने ऐसे देखा और वहां पे 3 हथौड़े जम के मार दिए। और फिर उसने कहा कि बटन चालू करो, ऑन करो, और जैसे स्विच ऑन किए, मशीन कैसे चल गई भाई, मशीन चलने लगी। अब सब बिल्कुल भौचक्के रह गए यार, कि यार क्या यार, मैं तो पूरा बनाता रहा, ये आया, 3 हथौड़े मारा, मशीन चल गई। उसको समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, अब उसने अपना पैसा भी तो लेगा, यहां तक आया है तो उसके पैसे पता है कितने बने, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए उसने लिया उतने का। तो ये आपको भी वो हुआ ना कि 10,000 इतने कैसे लगेगा, हुआ कि नहीं हुआ। 10,000 थोड़ी बनता है, इसका बनता कि नहीं बनता, नहीं बनता ना। लेकिन अब आपको बताऊंगा तो बनेगा। अब वहां पे क्या हुआ, वो जो वर्कर थे ना, जो मैकेनिक थे, वो भी यही सोचे कि नहीं बन सकता, ये कितना ऐसे कैसे हो जाएगा। वो ऑफिसर के पास गए, अपने ऑफिसर से बोले कि वो सर, वो पता नहीं सर, कुछ भी नहीं किया उसने, वो आया और बस 3 हथौड़े मार दिया और मशीन चालू। सर सब कुछ मैंने किया था सर, मैंने पूरा गियर खोला था, मैंने पूरा बनाया था, सब कुछ मैंने, सारी मेहनत मैंने करी थी, उसने कुछ भी नहीं करा, उसने खाली हथौड़े मारे।
तो अब बोले कि भाई, और उसके 10,000 रुपये मांग रहा है वो, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने क्या करा कि अब वो चूंकि एक हाई लेवल का व्यक्ति था, वो कैसे कह दे कि भैया नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी करेगा। उसने क्या कहा कि एक काम करते हैं, उससे बिल मांग लेते हैं कि भैया किसका कितना लिए हो, तो लिख के बताएगा वो, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उन्होंने उसको भेजा कि भैया एक काम करो, अपना बिल बना के दो कि तुम्हारा 10,000 रुपए किसका किसका कितना कितना हुआ है। तो बिल पता है क्या बनाया उसने? जो हथौड़ा मारा था उसका बिल था 5 रुपए। हथौड़ा मारने का उसने कितना लिया था? 5 रुपए। और हथौड़ा कहां मारना है इसकी जानकारी के लिए था 9,995 रुपए। बात समझ में आई? कोई है जो इस कहानी का मतलब समझा सकता है, जिसको समझ में आया हो? कोई हाथ उठा के। हाँ, क्या समझ में आया? वो उसका नॉलेज काम आया भाई। उसने नॉलेज को पता था कि यहां पे 3 हथौड़े मारूं कहानी खत्म हो जाएगी, और उसने तो हथौड़ा मारने का कितना ज्यादा थोड़ी लिया, 5 रुपए ही लिया उसने, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है, बाकी लोग के पास भी तो हथौड़ा था, तो क्यों नहीं मारे अभी तक? तो हथौड़ा कहां मारना है इसके कितने थे? 9,995 रुपए। ये होता है ज्ञान, ये होता है नॉलेज की वैल्यू, ये होती है उसकी कीमत, और हमेशा काम आती है। जो आप सीखते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाता, कभी भी बेकार नहीं जाता। याद रखिएगा, आपने जिस चीज को मन से सीखा है वो आपकी रोजी रोटी भी चला देगा, आपका गुजारा भी कर देगा, आपको जो चाहिए वो दे देगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपको समय लग जाए बच्चों, आपको समय लग सकता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को पहले मिल जाता है, किसी को थोड़ा बाद मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। 2 भाई रहते हैं और दोनों भाई को क्या रहता है? दोनों भाई सितार बजाते हैं। उनका बिजनेस रहता है पुश्तैनी, उनके बब्बा पर बब्बा बजा रहे होते हैं, तो वो प्रथा चली आ रही होती है गांव घर में। लेकिन हुआ क्या कि आजकल क्या चल गया है? डीजे चल गया है। आजकल नए नए, आज कौन सुनता है सितार? कोई नहीं सुनता। तो इस तरीके से पहले तो खूब कमाई किए इनके बब्बा बब्बा, लेकिन ये बेचारे, इनके समय में सब चीजें चल गई नहीं, तो इनका अपना स्कोप क्या होने लगा? इनका स्कोप जाने लगा कि भैया अब इनका इससे घर कैसे चलेगा? कमाई कोई सुनता ही नहीं था, तो कोई बुलाता भी नहीं था, कोई बुलाता ही नहीं था तो उनकी आमदनी नहीं होती, तो घर नहीं चलता था। तो उसमें से 2 भाई में से एक भाई बोला कि भैया अब नहीं हो पा रहा यार, अब मैं क्या करता हूँ कि अभी छोड़ता हूँ, ये पुराने चल रहा है, अब नया नया दौर आ गया, नई नई चीजें आ गई हैं, अब मेरा स्कोप नहीं है। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि यार छोटे, इसके अलावा आता भी क्या है हमको यार, इसके अलावा हमने कुछ सीखा ही क्या अभी तक? इसको बंद नहीं करते यार, कुछ भी देता है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। छोटा वाला भाई बोलता नहीं भैया, मैं तो जा रहा हूँ, आपको जो देखना हो देख लो। बड़ा वाला भाई घर में ही था और छोटा वाला भाई चला गया बाहर, जाकर उसने नौकरी कर ली, बढ़िया घर बना लिया, अच्छी जॉब, उसकी सब चीजें। ये घर में यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा था। कहानी ऐसी हुई कुछ दिन बाद कि मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, और फिल्म बन रही थी एक किसी पुराने जमाने की चीजों को लेकर के। तो उसमें किसकी आवश्यकता थी? जो सितार बजा सकता है, जो सितार बजा सकता है, उसकी आवश्यकता थी। डायरेक्टर लगा ढूंढने सब जगह, कोई है जो सितार बजा सकता है? अरे कोई तो होगा भाई, कोई तो होगा। किसी ने दूर से बताया कि एक गांव में एक आदमी रहता है जो कि सितार बजाता है। वो पागलों की तरह ढूंढते हुए आए और वहां पर आए, बोले, नमस्कार किया उनको, उनका सियाने थे, वो बोले भैया आप सितार बजाएंगे क्या? तो बोले हाँ बजाऊंगा, लेकिन आज तक तो कोई नहीं आया, आज ही कहीं हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और आपको इसके लाखों रुपए का साइनिंग अमाउंट देंगे। और फिर वो फिल्म में सितार बजाया, और उसका भाई, उसके भाई का जो घर बना था, उसके लिए बंगला अलॉट हो गया। जब आप अपने हुनर के लिए मेहनत किए रहते हैं ना, जब आप अपने हुनर के लिए उसकी कीमत अदा किए रहते हैं ना, तो वो आपको ईश्वर पलट के देता है। ये बात याद रखिएगा, जादू होता है वहां पर। किसी भी काम को आप यहां से बढ़ करके जाएंगे, अभी तो आप बहुत सब छोटे हैं, कई साल हैं, लेकिन जो 8वीं वाले बच्चे, उनके करीब की बात है कि जाएंगे तो आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, कोई गणित विषय में लेगा, कोई और विषयों में लेगा, कोई मास कम्युनिकेशन करेगा, विभिन्न प्रकार के। लेकिन कभी भी किसी को नीचा मत दिखाना। ये बैच से मैं ये उम्मीद करता हूं
कि ये बैच कम से कम सभी का सम्मान करेगा। क्योंकि अगर आपको बीए वाले की औकात देखनी है ना, तो कोर्ट में चले जाओ, वहां पे बीए वाले कैसे चलाते रहते हैं। आपको अगर बायो की कीमत देखनी है तो जाके किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर जो हैं। मैथ की कीमत देखनी है तो चले जाओ, जाके किसी इंजीनियर को देख लो। हर विषय की, कॉमर्स की कीमत देखनी है तो जाके बिजनेसमैन को देख लो। बस बात है तो मन से करने की, मन से करने की बात है। और कभी भी अपने गुरुजनों को छोटा मत समझना। कभी भी जो 8वीं वाले बच्चे हैं उनसे मैं कह रहा हूं, 7वीं वाले बच्चे जो थोड़ा बड़े हैं, कई बार लग सकता है कि हमारे गुरुदेव यहां क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ होता तो और कर लेते, और बेहतर हो जाते। आप एक बात पूछूं आपसे, सचिन के गुरु का नाम जानते हैं आप? महेंद्र सिंह धोनी के गुरु का नाम जानते हैं आप? लेकिन उनके स्टूडेंट्स को आप जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं। जिसने बनाया उनको भले ना जाने, लेकिन उस नींव की कदर करिए, वो है। गुरुओं के लिए एक बार तालियां बजाइए अपने। याद रखना, जो आपके टीचर हैं ना, 2 तरह के होते हैं। जो सफल हैं वो अपनी सफलता से आपको सब कुछ बताना चाहते हैं कि सफलता कैसे पाओगे। और जो आपके गुरु हैं, जो अपने जीवन में कहीं उतना सफल नहीं हो पाए, लेकिन आज आपके साथ पढ़ा रहे हैं, ये आपको ये बताते हैं कि आप कि ये मत करो वरना इससे असफल हो जाओगे, ये नहीं करना, ये मेरी गलती थी। और हर गुरु की, यहाँ पर जो टीचर हैं उन सब से भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। वो गाहे बगाहे यहाँ पर अगर पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी वो एक भविष्य निर्माण कर रहे होते हैं। ये बच्चे जब कल को जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे, लेकिन ये निशानियां रहेंगी। ये बात याद रखिएगा। कभी भी कम मत आंकिएगा अपने एफर्ट्स को, और कभी भी बर्बाद नहीं जाता। मुझे आज तक वो टीचर नहीं भूला जब मैं पहली दूसरी कक्षा में था। बीच के लोग मिले मुझे, कितने रास्ते में लोग मिले, सब भूल गए, लेकिन किसी को भी, बच्चे को भी टीचर नहीं भूलता। और याद रखिए, जब आप बड़े हो जाते हैं बच्चे ना, तो उनको ये याद रहता है कि उस टीचर ने मुझे सिखाया क्या था। टीचर किसी वजह से नहीं याद रहता, सिर्फ इस वजह से याद रहता है कि उसने सिखाया क्या था, और उसके आधार पे वो बच्चा आके पैर छूता है कि वो थे जिन्होंने एक शब्द में ऐसा कह दिया था, मेरी जिंदगी बदल गई थी। ये बात अपने विश्वास मन में बांध लीजिए। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव चलेंगे। आपको क्या लगता है कि स्कूल पूरी होने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा? हम लोगों से पूछिए, क्या अच्छा हो जाएगा? लेकिन अच्छा है। हम जहां पर रहे ना, अभी हमारे सूत्रधार जो थे जिन्होंने संचालन किया पूरे कार्यक्रम का, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो दुख में, कौन सा श्लोक था गीता का, किसने पढ़ा था? गीता का श्लोक आपने पढ़ा था, हाँ देख लीजिए। हाँ, उन्होंने कहा था कि दुख सुख में एक समान रहे, वही मुक्ति के योग्य है। वो मुक्ति तो उसको हमेशा है। जब दुख हुआ, चलो ठीक है भाई, आया है चला जाएगा। सुख हुआ, भैया सुख है, ठीक है एंजॉय करते हैं, लेकिन उसमें भी हमें अपने आप को स्थिर रखना है। कहने का मतलब ये कि कभी भी आपको अपनी उपलब्धि पर, यहाँ क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में टॉपर होंगे, वो जो थोड़े कमजोर होंगे, उनको अपना लगता हो कि यार भाई इससे मैं बात ना करूं, ये बच्चे कैसे, क्या कैसा, ये नहीं। सबके प्रति समान भाव रखना। आप नहीं जानते कि जो बच्चे को आप आज गधा बोल रहे हो, जिस बच्चे को आप अच्छा बुरा बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, वो बच्चा कल को क्या कर सकता है। आपको सिर्फ अपना ध्यान देना है और सबको साथ में लेके चलना है। यहां पर सबसे कौन है? आप ही लग रहे हैं, आप आइए। आप यहां कितनों से जीत सकते हैं? मतलब 1-2 से? अच्छा, किससे किससे जीत सकते हैं आप? कोई ऐसा है जो सिंगल आपको परास्त कर सके? अच्छा, वो परास्त कर सकता है। अच्छा, उसको आपने टिप्स बता के रखी है, क्या ट्रिक्स है मुझे हराने की। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये देखिए, ये यहां पर, लेकिन ये तो हरा सकता है, लेकिन एक चीज और है, आपका भाई हरा सकता है, लेकिन आप कुछ लोग मिलकर हरा सकते हैं। 3 बंदे खड़ा कर दूं, ये परेशान कर देंगे आप। चलिए बैठिए, मैं कुछ बताना चाहता था। देखिए क्या होता है ना, कि कोई भी संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि उसको बेहतर ना किया जा सके और जिसको परास्त ना किया जा सके। कोई कुछ भी ऐसा नहीं है।
दुनिया में कुछ भी नंबर 1 हो ही नहीं पाता। जैसे नंबर 1 होता है, आगे भी आने वाला रहता है। सचिन के नाम पे कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन कहते हैं उनके रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं, उनके रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं, और जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं उनके भी रिकॉर्ड टूटेंगे। कहने का मतलब ये कि आप जितना कुछ भी कर रहे हैं, बस अपना बेहतर देते जाइए, भरपूर बेहतर देते जाइए, बिना कुछ सोचे समझे। अपना अच्छा काम चूज करिए, ऐसा काम चूज करिए जिसके कि लोगों का कल्याण हो, कुछ बेहतर हो, कुछ नया, और आप अपना भी बेहतर करें। खूब पैसे कमाएं लेकिन ईमानदारी से, खूब उन्नति करें, बढ़िया घर बनाएं लेकिन ईमानदारी से। इसमें करेंगे तो आपके पास कभी नहीं भी हुआ ना तो गुमान नहीं होगा, कभी भी हुआ ना संतुष्टि रहेगी। थोड़ा है यार, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, आपकी टाइमिंग। जीवन में कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई डिग्री, कोई क्लास की आवश्यकता नहीं होती। वो काम क्या होता है, टाइम पंक्चुअलिटी, समय प्रबंधन। आपका समय के प्रति कितना, आपका 10 बजे है ना, आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि मम्मी मैं 7:30 बजे ही नाश्ता करूंगा, मम्मी मुझे 8 बजे स्कूल जाना है, तो 8 बजे नेट पहुंचिए। आदत डाल लीजिए। ये आदत आप एक दिन देखेंगे कि आपको मुझे 2 घंटे ही पढ़ाई करनी है, 3 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे ही खेलना है, ये करना है। ये टाइम बना लीजिए, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। और जब आपकी एक बारी आदत बन गई ना, तो आप अपने जीवन को यूं ही बदल लेंगे, ऐसे ही चेंज हो जाएगा आपका जीवन। टाइमिंग बस। और जब ये सारी चीजें हो जाएं, सब कुछ टाइमिंग से हो जाए, तो आपको इन सब चीजों से ऊपर क्या चाहिए, कुछ भी नया करने के लिए क्या चाहिए होता है, साहस। हर नए काम के पहले क्रांति हुई है और वो कोई ना कोई उठाया है। हर जब कुछ बड़ा होने से पहले बड़ा एक परिवर्तन, एक बड़े चेंजेस आते हैं। आपको उससे घबराना नहीं है। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका अच्छा उद्देश्य है, अच्छा लक्ष्य है, यहाँ पर कोई किसी सिविल सर्विस में जाना चाहता होगा, कोई हवाई जहाज में जाना चाहता हो, कुछ काम करना चाहता होगा, कोई नेवी में जाना चाहता होगा, या कोई कलाकार बनना चाहता होगा, आप जो भी सपने संजोए हैं, सबसे पहले अपना क्वालिफिकेशन पूरा करिए, वो सबसे पहला मस्ट है। उसके बाद उन सारे कामों में आपको खुद ब खुद रास्ता दिखने लगेगा। मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल से, लेकिन मैं यहाँ पे फिर कविता क्यों पढ़ रहा हूँ, बस रुचि है तो कर रहा हूँ। मुझे इंजीनियरिंग करने से फ़ायदा ये मिला कि मैं अपने वीडियो बना लेता हूँ, मैं उसकी एडिटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत समझ है डिजिटल मीडिया की तो उसमें कर लेता हूँ। काम आई कि नहीं आई, काम आया ना। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे, वो काम आएगा, और बस उसमें आपको आगे बढ़ना है। साहस रखिए, समय रखिए अपने भीतर, और अपने भीतर अपने सबको, अपने आप को आगे बढ़ाना, साथ में अच्छी चीज़ों का चयन करिए। यही 2-4 चीज़ें कुछ भी हैं, और आप देखते रहेंगे कि धीरे 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 आप सफल हो जाएंगे। ज्ञान बढ़ाइए, अभ्यास करिए। किसी को अपनी बात कहनी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। जो जानूंगा वो जवाब दूंगा, जो नहीं जानूंगा वो घनश्याम जी के माध्यम से दिलवा दूंगा। हाँ, ये जिसके पास एक वॉलंटियर कर लेंगे माइक पहुंचाने, कॉलर्स पहुंचाने के लिए। उमंग आप आ जाओ, पीछे जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनके पास में माइक दे दो। शिवम, जयदीप, ये निकाल दो, इसके एंटीना निकाल दो बाहर। क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसका क्या राज है, और हम क्या करें कि हमेशा मुस्कुराते रहें? पूरे निकाल दो। मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया। अच्छा ऐसा है क्या, आज मुझे पता चला। मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास इसका कोई ख़ास जवाब नहीं है मेरे भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जीवन में आपके पास यही अपना है, आप यही कर सकते हैं। हर परिस्थिति में जो भी चल रहा हो, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ चीज़ें, तो बस ये। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आपने देखा तो आपने मेरी मुस्कुराहट गेस की, आपको अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा कि नहीं? Yes, sir. इसलिए भी मुस्कुरा देते हैं बस। सर, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें तो आती हैं। हाँ। आपके जीवन में भी आई होंगी। आप उन मुश्किलों से कैसे उबरते हैं? मुश्किलों को तो बहुत सारा रहता है कि कई सारी चीज़ें, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, थोड़े कम हों,
तो उसको कैसे डील करेंगे। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियर बने, कहीं जॉब करे, नौकरी करे, ऐसा मेरा भी रहा। लेकिन मेरा मन जो लगता था वो आप सब लोगों से बात करने में रहता था। मेरा मन लगता था कि मैं बोलूं, मेरा मन लगता था कि मैं कुछ चर्चा करूं, मेरा मन लगता था कि मैं कुछ लिखूं, कुछ पढ़ूं, कुछ ऐसा इस तरह से। तो इस समय पे आपको सपोर्ट कम मिलता है, कई बार घर वालों का भी, लेकिन अगर अच्छा उद्देश्य है तो आप करते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल यही थी कि मुझे घर वालों को समझाने में एक लंबा समय लगा कि मैं इसी में खुश रह सकता हूँ। 3 इडियट मूवी देखी है आपने ना? तो वही है ना कि अब्बा नहीं मानेंगे, तो वो वाला सीन मेरे साथ भी था। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें करते करते आज आपके साथ आया हूँ, और आप सबकी ये जो आप सबकी ये तालियों वाला वीडियो मेरे पिताजी के पास जाएगा तो शायद उनको कुछ रहम आए और वो अपना प्यार बरसाएं। सर, हर व्यक्ति के लिए सफलता की उसकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। किसी के लिए पैसा कमाना सफलता है, किसी के लिए अच्छी जिंदगी बिताना सफलता है। आपकी नज़रों में मैं जानना चाहूँगा, आपकी नज़रों में सफलता क्या है? बड़ा सवाल किया आपने। मैं सच कहता हूँ कि मैं जो आज कर रहा हूँ ना, मुझे बस ये दौर भी बदल जाए थोड़ा बहुत, तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं ये काम करता रहा हूँ। मेरे लिए यही सफलता है। मैं आप सब तक जो कुछ दे सकता हूँ वो देता रहूँ, साथ में मेरा घर चलता रहे, इसी बहाने कारोबार चलता रहे, मैं आपके पास जाता रहूं, मेरे घर में मेरा परिवार चलता रहे, साथ में जो लोगों के लिए करना चाहता हूं उनको किताबें दें। मेरे जीवन का एक जो सपना है वो ये है कि मैं हर गांव में पुस्तकालय खोलूं, गांव-गांव पुस्तकालय। तो मेरे लिए एक सफलता वो है कि मैं जीवन भर ये काम करते रहना चाहता हूँ। उसमें मुझे कुछ भी नहीं है कि मुझे 1 लाख गांव तक देना है, इतना देना है, 5000 गांव तक देना है, कुछ भी नहीं। मैं हर गांव में एक पुस्तकालय खोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक पुस्तक ही आपका जीवन बदल सकती है। इस तरह के अच्छे विचार ही आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो मैं वो करते रहना चाहता हूँ, वो मेरी सफलता है। और जो मैं कर रहा हूँ, जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा मौका मिलता रहे और ईश्वर कुछ ऐसी बुद्धि दिए रहे कि जो कुछ लिख रहा हूँ कल्याण के लिए कुछ ऐसा चलता रहे ये यात्रा, बस। और थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कभी नहीं रहे? अच्छा, हाँ जी। आप सर इतनी सारी कविताएं लिखते हैं, जैसे कि ये बात के राम जो ये वाली कविता हुई, ऐसी बहुत सारी कविताएं, तो सर आपको इनके लिखने के विचार कहाँ से आते हैं? आप प्रेरणा कहाँ से मिलती है इनको लिखने की? वाह, मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे भी बात करनी चाहिए। धन्यवाद इस सवाल करने के लिए, एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई। यहां पर आपकी परिस्थितियों का रोल आ जाता है। जैसे माहौल पे आप रहते हैं वहां से आप निकालते हैं। कविता कैसे बनती है? सबसे पहले यदि हम महसूस कर सकते हैं, सपोज आपने किसी दोस्त को कुछ कह दिया, वो दोस्त घर चला गया, आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में क्या आएगा भाई? कुछ नहीं आएगा। जैसे आपने किसी दोस्त को मार दिया तो आपके मन में क्या आएगा? मतलब कुछ तो आएगा कि ठीक मारा, क्या मारा, इस लायक था यू, क्या आएगा? कौन बोला? क्या मन में आएगा? जैसे सपोज आपने अपने बाजू वाले दोस्त को मार दिया, दोस्त है आपका पक्का? अच्छा ये वाला, हाँ, मान लीजिए इसको मार तो पाएंगे नहीं, पर मान लीजिए मार दिए तो क्या आएगा मन में? मेरा दोस्त है। आपके मन में क्या आएगा जब ये मार देगा? तो आपके मन में क्या आएगा? आपको मारा ये तो आपके मन में क्या आएगा? क्या एज बोलो। जिसने, अरे भैया इसने मारा ना आपको, इसने मारा आपको, तो ये बता रहा है कि मेरे मन में आया कि यार मैंने दोस्त को मार दिया यार, या गलती हो। ठीक है, बैठिए बैठिए, जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा आप छोटी बताओ, अगर आपको किसी ने मार दिया, अरे आपको अरे आगे आगे आप, हाँ हाँ, अगर आपको आपके दोस्त, आपने अपने दोस्त को मार दिया तो आपके मन में क्या आएगा? मेरे मन में ये आएगा, मैंने मेरे दोस्त को क्यों मारा। वेरी गुड। और छोटी आपके मन, आपकी दोस्त है ये, मान लीजिए इनको मारा है आपने, इनसे झगड़ा किया है, तो आप इनको फोन दीजिए, यो माइक दीजिए। आपके मन में क्या आएगा छोटी? मैंने अपने दोस्त को क्यों मार दिया।
नहीं, तुमको मारा फिर कब आया? पिटने के बाद क्या? पिटने के बाद जब अपन पिटे, हाँ, पिटने के बाद क्या आया? उसने मुझे क्यों मारा? उसने मुझे क्यों मारा, तब क्या होगा? अगले दिन का प्लान है क्या? बैठिए, मैं दरअसल इसमें से ये समझाना चाहता में सेटल करना। देखिए, सबसे पहली बात ये ना कि देखिए, सब हर चीज के लिए सबका विचार अलग अलग होता है। आपको आपके दोस्त ने मारा तो आपके मन में आया कि यार मैंने क्यों मारा यार, ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं, ये मेरा दोस्त इतना सब कुछ करता है दोस्त। और दूसरा दोस्त क्या सोचेगा, यार धोखे से मार दिया होगा इसने, ऐसा है नहीं, कुछ गलत फहमी हुई होगी, किसी ने कुछ कहा होगा। तो एक दोस्त सोच सकता है अब इसको मैं कल देखता हूँ, यार आज तो धोखे से मार लिया, कल मैं मिलता हूँ, ऐसा हो जाएगा। इस तरह के भाव आएंगे। अब इन चीजों को इसमें कविता कितनी बन गई? 3 कविता बन गई। इसको मैंने मार दिया, इसको इसलिए मारा क्योंकि इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। एक कविता बन सकती कि नहीं बन सकती? बन सकती नहीं बन सकती? अब उसके दोस्त के पास कविता कहे, यार इसने मुझे क्यों मारा यार, अब इसको मैं कल देखूंगा। या कि ये आ गया कि भैया ये ऐसे कुछ गलत फहमी हुई होगी, इसको इसलिए मार दिया है, उसे नहीं मार सकता। उस पर कविता बन सकती नहीं बन सकती? बन सकती है ना। और फिर इसमें अब इसके अगली तीसरी क्या कविता बन जाएगी कि भैया इसमें महसूस कि दोस्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा किया, चलो मैंने माफ किया। 3-4 कविताएं तो ऐसे ही बन गई। आपके साथ जो घटित हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें से जो समझ रहे हैं, उसमें से ही कविता बनती है, उसी में से कविता बनती है। और ऐसे ही सृजन धीरे धीरे आपका विचार बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा आप पढ़ते जाते हैं, इतना ज्यादा आप नई चीजें पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ कोई चौराहे का नाम क्या है? लाल चौक के बारे में कितने लोगों को पता है? आप बताइए। आप, हाँ जी, लाल चौक के बारे में आप क्या क्या पता है? हाँ, क्या है और क्या है वहां लाल चौक के पास क्या क्या मिलता है? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ लाल चौक के बारे में, आपसे अच्छा बताऊंगा। लाल चौक जहां पे है ना, वहां पे एक बस स्टैंड है कि नहीं है? है। वहां पे एक एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट है क्या? अरे है भाई, नहीं है ना? देखिए, मैंने नहीं पढ़ा लाल चौक के बारे में, तो मुझे जानकारी नहीं आई। तो मैं अगर कविता लिख दूंगा कि भैया लाल चौक में हवाई अड्डा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं है तो आप बोलोगे कैसा कवि यार, उल्टा पुल्टा लिख रहा है यार। हाँ, होगा ना। इसलिए पढ़ना जरूरी है लाल चौक के बारे। इसलिए पढ़ना जरूरी है। हमसे लाल चौक के बारे में लिखने के लिए कह दिया जाए तो मैं यही लिखूं कि हवाई अड्डा है, प्लेटफॉर्म यहीं पे अपना टिकट कटता है, यहीं से ऊपर बाजू वाली बिल्डिंग के ऊपर से ट्रेन जाती है, मैं ये लिखूंगा। तो आप लोग क्या कहोगे कि यार कैसे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो अगर अब मुझे आपने लाल चौक के बारे में बता दिया कि यहाँ पे बाजारों के बीच में, तब मैं लिखूंगा कि लाल चौक बाजारों के बीच में है, ये शिवपुरी में है। मैं जब आ रहा था इनके साथ तो 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से स्कूल के बीच में। ये जान रहा हूँ तो आपको बात पच जाएगी। लेकिन यदि मैं जो ना जानता रहूँ, इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए सुनना जरूरी है, अपने से बड़ों से देखना जरूरी। जब वो सुन लेंगे तब तो लिखेंगे। अब सोचिए, ताजमहल कौन कौन गया है यहाँ पे? गए हो क्या? ऐसी खजुराहो कौन कौन गया यहाँ पे? कोई जगह बताओ जहाँ पे कोई ना गया हो। चलो कोई बात नहीं, चलिए ताजमहल के बारे में। अब ताजमहल के बारे में आप जो भी बताओगे वो उससे ज्यादा बताएगा। क्यों बताएगा वो? क्योंकि वो जाके देख आया है। इसलिए कविता लिखने के लिए, चीजें लिखने के लिए हमें जानना जरूरी है, हमें पढ़ना जरूरी है, हमें सीखना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खुशबू है, कौन है? सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कवि बनने में किस किसने मदद की? जैसे हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर हमें कविताएं पढ़ना एवं बोलना सिखाते हैं, कि आपको भी किसी ने सिखाया है? बिल्कुल, बैठिए छोटी, जोरदार तालियां छोटी के लिए। कई बातें होती हैं कविता लिखने में मदद करना और जीवन में हर पहलू पर मदद करना। कविता क्या है? दिल का भाव है, और दिल जहाँ खुश होता है वहाँ खुश होता है।
देखिए यहाँ पर किसी का घर बड़ा बिल्डिंग होगी, किसी का घर थोड़ा छोटा होगा, लेकिन दिल में खुशी है तो स्माइल यहाँ पे भी वही निकलती है ना, और स्माइल फिर बड़े घर में भी वही निकलती होगी। आज आप यहाँ पे छोटे हैं, आपको अगर पुरस्कार में यहाँ पे मैं एक ग्लास दे दूँ तो आपकी जो स्माइल रहेगी, मैं उसकी एक फ़ोटो खींच लूँ, और जो खुशी आपके भीतर है, आप सबके भीतर जो खुशी रहेगी वो गिलास पाते हुए, अब जब कल को आप कुछ बड़ा अवार्ड पाएंगे, पद्मश्री पाए, भारत रत्न पाए, ऐसे वहाँ पे क्या गला और फट जाएगा क्या? गाल और फट जाएगा क्या? ऐसे ही हंसोगे और क्या? ऐसा ही होगा ना कि अपनी खुशी जो होगी ना वैसी ही होगी। खुश हमेशा एक लेवल की होती है, उसमें चाहे आपको थोड़ा सा मिले चाहे बड़ा। खुशी होती क्या यार? कम खुशी है यार। तो कम खुशी कैसी होती है भाई? या तो खुशी होती है, नहीं होती है। जहाँ पे हम समझौता की रहते वहाँ पे ऐसा रहता 2 यार हो गया, ऐसा रहता। जहाँ पे खुश रहती है तो वो फोटो खींचेंगे, एक जैसी आती है, खुशियाँ एक जैसी होती हैं। आपको हर जगह सीखने को मिलता है, और फिर जब आप किसी कवि लेखक को पढ़ने लगते हैं तो आपके भीतर एक तैयार होने लगता है अपने आप ही। याद रखिए, जब आप अभ्यास करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि आप बनाने लगते हैं। ये बात मेरी याद रखना, आज समझ में नहीं आए लेकिन आज शायद कुछ साल बाद यहाँ पे समझ में आए। 8वीं वाले बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ में आए। जब आप कुछ करते रहते हैं, जम के करते रहते हैं, तो आप उससे खेलना सीख जाते हैं। आप उससे नई चीज़ें बनाना सीख जाते हैं, नई चीज़ें वो करना सीख जाते हैं। जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो बहुत जल्दी आप पीछे लोड में एक लड़के को चलाना भी सीख जाते हैं। हो जाता है ना वो, अब फिर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और शुरू में कभी लग रहा था वो। तो जब आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार मनन करते हैं, फिर आपके जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो कवि लेखक होते हैं। जैसे आपके पास में आपके सर हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा स्वभाव है, तो आप इनको देखते हैं, सीखते हैं, और जब धीरे धीरे करते हैं तो आपके अपने आप आपके भीतर से कविता आने लगती है। अपने आप आपके भीतर से उस तरह का व्यवहार आने लगता है, अपने आप ये होता है। यहाँ पर छोटी कोई ऐसा सीधा जवाब नहीं है। और हमारे जीवन में जब सीधे सीधे तौर पे, ऊपरी तौर पे बात करूँ तो बहुत सारे कवियों को मैं पढ़ता था, आप भी पढ़ा करिए। रामधारी सिंह दिनकर जी को कवि को पढ़ा करिए, जो मेरे को, और जिन कवियों को आज आपने यहाँ पर कोट किया है, चिराग जैन सर हो गए, आपके रामानंद द्विवेदी जी हो गए, सर की जो कविता है, ऐसे लोगों को, कविता तिवारी हो गई, उनकी इन सब की कविताओं को पढ़ा करिए। इस तरह के कवि लेखन को पढ़ा करिए जो कि कालजयी होते हैं, जो कि हमेशा रहते हैं, आपका जीवन बदलते हैं। ऐसी कविताएं जब पढ़ेंगे आप तो आपका धीरे धीरे विस्तार, और आप भी ऐसा ही लिखेंगे, और इवन हो सकता है कि इससे बेहतर मर्म, इससे बेहतर निकाल करके लाएं, और वो 100% कर लेंगे। जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप देखते हैं, वैसे हो जाते हैं, अपने आप होने लगता है। थैंक यू सर। सर अब मैं पूछना चाहूँगी, आपकी पहली कविता कौन सी है? पहली कविता बिल्कुल छोटी, जोरदार तालियां छोटी के लिए। मैं पहली कविता सुनाऊं आपको? यस सर। मैंने पहली कविता लिखी थी ऐसे कि मेरी एक सपने पे लिखी थी कि जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से, पूछूंगा कहाँ पे राज तेरा, बतला कैसा है ताज तेरा, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस बर्फ के हिमशैल से मेरे अंग निकल जाने दो, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो। सूरज से भी जाना है मिलने, सूरज से भी जाना है मिलने, बस वही कुछ पूछने, कहाँ है चमकता अगन सा वो, हार है किस छोर में, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस जरा सी तपती अगिन से मेरे अंग दमक जाने दो, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने अपना लक्ष्य कब बनाया था? वेरी गुड छोटी, बैठिए। मैंने अपना लक्ष्य कब बनाया? मेरे पास इसका सीधा जवाब नहीं है कि मैं क्या दूं, लेकिन लक्ष्य आदमी के जीवन में होना चाहिए, ये बात याद रखिए। मैं आगे अपनी कोई बात कहूं तो उसमें से जो निकालिएगा, जरूरी नहीं कि हर बात में मैं सही हूं। हमेशा याद रखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा वक्ता है, हमेशा ये रखिएगा कि हमें इनसे क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं, इनकी बातों में, इनके अनुभवों से हमें क्या लेना है, हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, ये समझ अगर आप विकसित कर लेंगे तो हमेशा कोई आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा, और कुछ भी बता करके आपको कहीं पर भी नहीं बहका पाएगा। मैं इंजीनियर बनना चाहता था,
तो पहले तो मैंने बायो से एक 11वीं 12वीं कर ली। गांव से हूँ इसलिए ज़्यादा समझ नहीं थी, ज़्यादा उतना एक्सपोजर नहीं था मेरा, तो वहाँ पर मैंने एक 11वीं 12वीं बायो से करी। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। उस समय पे पिताजी ने मेरे प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये हमेशा कैद रहें और आप ये समझें कि कैसे टर्निंग होती हैं चीज़ों की। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का पिताजी ने मेरे फॉर्म भर दिया और फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो मैं वहाँ से पॉलिटेक्निक किया, तो वहाँ से बायो वाला था तो मैथ वाला आ गया। कुछ टास्क जैसा, लक्ष्य जैसा था नहीं। सीधे जब उधर आया तब धीरे धीरे हमारा लक्ष्य पनपना शुरू हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे इच्छा थी कि मैं डिग्री करूँ इंजीनियरिंग की, तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो वहाँ से भोपाल से UIT RGPV से बीटेक किया। इसी दौरान साथ में मैं जॉब भी किया था। जॉब में मेरा मन नहीं लगता था, दिन भर की जॉब हो जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपका भी मन ना लगे, आपका भी लग सकता है, लेकिन जहाँ जिसकी रुचि होती है वहाँ वो जाना चाहता है। तो मुझे लगा कि मैं ये काम करूँ, तो मैं धीरे धीरे कविताएं लिखने लगा। कविताएं लिखते लिखते फिर मुझे लगा कि मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँ कविताएं, आप कैसे सुन पाएँ। तो इसके लिए मुझे एक माध्यम कौन सा दिखा, यूट्यूब। तो यूट्यूब पे मैंने अपना एक चैनल बनाया कवि संदीप द्विवेदी के नाम से, और उस चैनल पे अपनी कविताएं डालना शुरू कर दिए। कविताएं डाला और उसके माध्यम से आप सब तक, घनश्याम जी तक, ऐसे लोगों तक कविताएं पहुंचती रहीं। वो औरों को भी सुनाते रहे। धीरे धीरे मुझे लगा कि बस मैं ये करना चाहता था, मैं थोड़ा कविता कहानियों में जाना चाहता था। पहले डर लगता था कि जाऊंगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत आई, आप सब ने हिम्मत दी, तो फिर उसी तरफ बढ़ गया। थोड़ा उससे मेरा काम भी चलने लगा, घर का खर्चा भी चलने लगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये अच्छा है, थोड़ा ये भी काम हो जाता है, थोड़ा आप सबसे मिलना भी हो जाता है और ढेर सारी बातें हो जाती हैं। तो बस यही लक्ष्य तय हो गया। थैंक यू सर। और Thank अब you, मैंने sir. आपको बता ही दिया, आप मेरा लक्ष्य, बस ये यात्रा चलती रहे। और सर क्या आपने स्कूल में पढ़ते समय कवि बनने का सोचा था? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं पढ़ता बहुत ज़रूर था, कवियों को पढ़ता था, कवियों को। थैंक यू। हमने सुना है सर आप बहुत अच्छे राष्ट्रीय कवि हैं और आपने बहुत सारी कविताओं की रचना भी की है जो कि एक से बढ़कर एक है। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि एक कवि ना होकर एक बेस्ट इंजीनियर या कोई कुछ कर सकता था? वाह, सबसे पहले तो छोटी तुम्हें गलत जानकारी है, मैं कोई राष्ट्रीय कवि नहीं हूँ। मुझे बस कविताएं लिखना अच्छा लगता है और तुम सुन लेते हो तो बस आपने यहाँ पे एक माहौल बन जाता है, बस हो गया। तो सबसे पहले मैं कुछ लिखने का शौकीन हूँ, बस वो लिखता हूँ। इतना बड़ा ओहदा मेरा नहीं है और फिर बाकी नियत जाने, बस मुझे लिखना अच्छा लगता है सो लिखता हूँ, बस इसलिए इतना ऊंचा पद नहीं मेरा। नमस्ते सर, माय नेम इज पल्लवी यादव, आई स्टडी इन क्लास 8। सर मेरा ये सवाल है कि सर आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों? छोटी, मैं अब्दुल कलाम जी को बहुत मानता हूँ। मैं कवियों में रामधारी सिंह दिनकर जी को बहुत, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कवि हैं जिनसे हम जीवन में, हमारे पूर्वज इतने विद्वान, इतने समर्थ हैं कि किसको कह दूँ किसको ना मानूँ। दिनकर जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, कवियों में ये हैं, अच्छे अच्छे लोगों में भी हैं। ये आपके कलाम जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, भगत सिंह हैं। इस तरह के व्यक्तित्व, इस तरह के कई सभी व्यक्तित्व मेरे रोल मॉडल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब के साथ। थैंक यू सर। सर आपने तो इंजीनियर की पढ़ाई की थी, आप कवि कैसे बने? जिससे बच रहा था मैं वो कर ही लिए तुम। ठीक है छोटी, बैठिए। मैंने बताया ना कि मैंने जब बीटेक किया तो उसके बाद मैंने जॉब भी करी, और जॉब करते हुए वहाँ पे लिखता भी था। लिखते लिखते मेरा मन लिखने में, मैं ज़्यादा खुश रहता था, चाहे मैं 10 घंटे लिखूँ, मैं 10 घंटे बतियाऊँ, 10 घंटे कविताएं लिखूँ, मेरा मन नहीं उगता था। और जब मैं जॉब करने जाता था तो जॉब करता था, मन लगता था, काम करता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं लिख ज़्यादा अच्छे सकता हूँ, तो मैंने बस लिखने में ट्राई किया, इसलिए इंजीनियर से धीरे धीरे इधर आ गया छोटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद। सर आपने पढ़ाई में क्या क्या किया? मैंने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया हुआ है। पहले 12वीं की, इसके बाद पॉलिटेक्निक की, और पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक किया मैकेनिकल ब्रांच से किया। आप किस क्लास में हैं? 5th में। आप क्या बनना चाहती हैं? आप डॉक्टर। डॉक्टर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले नीट की पढ़ाई, पहले 12th पास करना पड़ेगा, फिर नीट की पढ़ाई करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस
इसके बाद फिर MBBS में आपका एडमिशन होगा और फिर वहाँ पे आप 4-5 साल तक आप पढ़ेंगी। इसके बाद जो आपके सीनियर डॉक्टर होंगे उनके असिस्टेंट रह करके सीखेंगी कि कहीं आपको अभ्यास करवाएंगे। जब आप अभ्यस्त हो जाएंगी तो आप जब तक आप बड़ी होंगी तब तक मैं थोड़ा सियाना हो जाऊँगा तो आप मेरा इलाज करेंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। कार्तिक पाल कहाँ है? तुम्हारा क्वेश्चन। सर आपकी हॉबी क्या है? कविताएं लिखना और कविताएं सुनाना, आप सबसे बातें करना, और जो कुछ अच्छा दे सकता हूं अपनी गलतियों से, अपनी उपलब्धियों से, तो वो सब आपको दे सकूं, आप लोग बेहतर बन सकें, यही मेरा। थैंक यू सर। सर आपने प्राथमिक पढ़ाई किस स्कूल से की एवं किस माध्यम से की? मैंने हिंदी माध्यम से की है। गांव की मेरी एक प्राथमिक पाठशाला है, मेरे गांव की प्राथमिक पाठशाला हिनौती, वहां से मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। 5वीं के बाद सरस्वती स्कूल में पढ़ा मैं, और फिर सरस्वती स्कूल में पढ़ करके 12वीं तक वहीं उसी स्कूल में पढ़ा। थैंक यू सर। सर आपने अपनी पहली कविता कौन सी पेन से लिखी और उसका नाम क्या था? अब ऐसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पिताजी ने एक ही खरीद दिया था 4.5 रुपए का रिनॉल्ड। प्रचार करवा रहे हो, उसका ऐड करवा रहे हो तुम, हैं? चलिए, एनीबडी एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन हो, अथवा एनीबडी फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स के द्वारा भी कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम प्रिंस, माय स्टूडेंट क्लास 4। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप कवि के अलावा और क्या क्या बनना चाहते थे? कवि के अलावा और क्या बनना चाहता था? इंजीनियर तो बनना ही चाहता था, नो डाउट इंजीनियर बनना चाहता था। मुझे पहले तो डॉक्टरी में बहुत शौक था, बताया ना मैं कि बायो से किया था, तो जब उसमें बायो लिया था तब थोड़ा बहुत ऐसा रहा होगा कुछ तो भी कि जब बायो ले ही लिया तो अपने को ये सब करना है, लेकिन वो सब कर नहीं पाया। ओवरऑल मुझे कहना चाहिए कि मैं इंजीनियर ही बनना चाहता था और फिर ये बना, ये कर। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपको मोटिवेट किसने किया था? किसके लिए? एक कोई भी काम के लिए, जैसे आप इंजीनियर की पढ़ाई करते थे तो मोटिवेट किया किसने? बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा सवाल, ये आप सबके काम की बात है, बैठिए। देखिए एक बात याद रखिए, जीवन में आप स्वयं से सीखते हैं और अपने आसपास से सीखते हैं। सपने आपके 2 तरह से बनते हैं, जब आप अपने पास किसी को बेहतर देखते हैं, बेहतर जगह पे देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार 92.7 बिग FM पर गया तो वहाँ पर धोखे से मुझे एक इंसान मिल गए। सर आप भी कभी देखिएगा उनको, अमित वाधवा जी, रेडियो में बहुत अच्छा बोलते हैं वो। तो उनके पास मैं धोखे से चला गया था, उनके पास गया कि सर मुझे कुछ बोलने का मिलेगा क्या यहाँ पे स्टेशन पे आपके? तो वहाँ पे मैं कई स्टेशन पे गया था, तो वहाँ पे मेरे यहाँ पे कविता विता नहीं पढ़ी जाती भाई आप यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर गया तो उनने पता नहीं उस चौकीदार ने कहा कि रुकिए मैं सर को बुलाता हूँ। सर ने कहा कि उन्होंने कह दिया, मैसेज भिजवाया कि 5 मिनट रुकूँ। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 5 मिनट रुक जाऊँ, और वहाँ पर जब मैं रुक गया 5 मिनट बाद वो सर आए, अमित वाधवा जी। वो जब आए वहाँ पर तो उन्होंने मुझे बिठाया, अंदर ले गए ऑफिस में। वो मेरा मोटिवेशन हो रहा था, मैं मोटिवेट हो रहा था वहाँ पे दोस्त, वहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिल रहा था कि किसी ने इतनी कदर की। तो अब वहाँ शुरू हुआ मेरा, उन्होंने मुझे बैठाया और 2 कप चाय के लिए बुलवाया, बोला उनको, तो 2 कप चाय आई। वो बोले संदीप भाई क्या नाम है आपका? नाम पूछा उनने, बोले क्या करना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा कि सर मैं कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। बोले संदीप जी कविताओं का तो यहाँ नहीं है, लेकिन एक मेरा लाइव शो चलता है उसमें मैं आपको शामिल कर सकता हूँ, आप कुछ लिखे हो तो सुनाइए। तो मैंने उनको जो लिखा था वो सुनाया, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि आज शाम को 5 बजे आप मेरे साथ लाइव आ जाइए। वहाँ से और मैं मोटिवेट हो गया कि वाह, मतलब ये ऐसे मिलता है आपको। फिर जब वहाँ पर गया, थैंक यू, जब मैं वहाँ पर गया तो उनके साथ वहाँ पर 92.7 बिग FM पे आया। मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूब में कुछ वीडियोस बनाता हूँ और ऐसा ऐसा। सर कहेंगे संदीप जी सब कुछ अच्छा करते हैं आप, लेकिन आपके शब्दों में कुछ अशुद्धियाँ हैं। आप जब सा को शाह बोलते हैं, शाह को सा बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, छोटी की को बड़ी की बोलते हैं। ये कविता पढ़ने में आप भी सब सीखिएगा, उच्चारण का बड़ा महत्व है, उच्चारण, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि संदीप जी अगर आप इन चीज़ों पर थोड़ा काम कर लें और रोज़ प्रयास करें तो आपको बेहतर हो सकता है। मैं और मोटिवेट हो गया, सर हो सकता है क्या? लेकिन हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, बोलते हैं तो आप इसको और निखारिए।
जितना ज़्यादा हो सके, तो पूरी जीवन भर की यात्रा है सीखने की। तो मैं घर में आकर के रोज़ सुबह मैं किसी से गलत बोल दूं तो उसको मैं सुधार के बोलूं। जैसे मैं बोल दूं शाम, लेकिन शाम थोड़ी होती है, क्या होती है? शाम, शाम होती है। जैसे मैं बोलता था समय, समय होता क्या है? समय। तो धीरे धीरे जब भी मैं बार बार बोलूं, पहले आदत बुरी थी तो मैं बोलता था समय, लेकिन मैं समय ऐसे बोलता था। मैं जैसे किसी को मैं कह दूं शाम, शाम नहीं शाम। जो रोज आते थे मैं करता गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब काफ़ी कुछ सुधरा हुआ है। तो ये मेरे मोटिवेशन की वजह थी, और धीरे धीरे उस पर काम करने लगा। जैसे आपको सिखाने वाले मिल जाते हैं, जैसे आपको बताने वाले मिल जाते हैं, और कोई ऐसे लोग आपके टच में आ जाते हैं ना, तो वही आपका जीवन बदल देते हैं। बस ये कोशिश करिए, ये पहचान के अपनी परख रखिए, पैनी रखिए नज़र कि मुझे ये बेहतर बना रहा है या कि नहीं बना रहा है। बस इतना ध्यान दीजिए। थैंक यू सर। मिलके आते हैं। सर आपकी पाठशाला या फिर मतलब स्कूल का नाम क्या था? शासकीय प्राथमिक पाठशाला हिनौती मेरी 5वीं तक का था, और 5वीं के आगे सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगढ़। और जी सर। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स में? माइक बेटा उसको ऑफ कर लो, पहले तो पीछे दे दो। कोई एनीबॉडी फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स में से कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? एक क्वेश्चन सर, मैं बंद कर दो, उसको ऑफ कर दो। मैं पूछना चाहता हूं सर कुछ स्टूडेंट्स के बिहाफ में जी कि जिनको कभी नहीं बनना है, आप लोग क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि जिनको कभी नहीं बनना है उनको भी कविता क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? ये मेरा सवाल है। हमेशा आप एक बात याद रखिए, आपके पास में एक सवाल पूछूं आपको, आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं ना, लेकिन आपको खाना क्यों खाना चाहिए? खाने को रिलेशन होता है क्या पढ़ने से? इसके क्या रिलेशन है? उससे दिमाग चलता है और एनर्जी मिलती है। तो ये कहा कि एनर्जी किसको मिलती है? शरीर को, शरीर को, हाँ आपको, हमको एनर्जी मिलती है। और कविता आपके भीतर की एनर्जी है, वो आपके भीतर का खाना है, अंदर का खाना है। एक बात याद रखिए, शब्द जब इकट्ठा हो जाते हैं ना, जो मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र, जो शब्द जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मंत्र बन जाते हैं। कोई कविता में, जैसे सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी, ये कविता तो देखिए, कोशिश एक अलग शब्द है ना, करना एक अलग शब्द है, हार एक अलग शब्द है, इनका अलग अलग अंतर देखो। अगर मैं आप सामने कोशिश बोलूं तो बोले क्या कोशिश, लेकिन इन शब्दों को साथ दिया गया। लहरों से डरकर नौका कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनका साहस भरता है, ना उसे करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने हार नहीं। वेरी गुड। है जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मैं इतनी सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुख साल का उसी हैरानी में, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। कैसा लगा कविता पढ़ के? सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है। अच्छा लगा ना? भीतर की ऊर्जा आई ना कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती? आया ना? यही है कविता, यही फायदा है। सबको पढ़ना चाहिए,
जब अपने आप के भीतर ऊर्जा, जब आपको भीतर ऊर्जा भरनी है, ऐसी 2-4 पंक्तियां याद हों तो आपका जीवन बदल जाता है। सपोज आप किसी एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप घर में बैठे और कोई बगल में बोल दिया, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? तो बस वही है। अगर इसके लिए आपको, जैसे आप किसी से बात करते हैं, जैसे आपको अच्छा नहीं लगता किससे बात करते हैं, मम्मी से बात कर लेंगे, चाचा से बात कर लेंगे, भैया से बात कर लेंगे। तो जब आपके पास कोई ऐसा फार्मूला हो, टिप्स में आपके दिमाग में जब पढ़ रहे हैं, तो आपके एंड टाइम पर कविता क्लिक कर जाएगी कि यार भाई परेशान मत हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सोहन लाल द्विवेदी की लाइन आपके दिमाग में आ जाएगी, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं। तो यार नहीं होगी हार, यार चलो यार इस बार हुआ तो हुआ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई? देखो अभी मैं कमी सुधारता हूँ, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये क्वेश्चन को मैं सोच लिया था कि पेपर में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सोच लिया था कि सर पर नहीं पढ़ाएं तो आएगा नहीं, तो इस चक्कर में मेरे दोनों को दोनों चले गए। इस बार मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, इस बार ना चाहे सर पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, मुझे सारे सवाल याद करने हैं और क्योंकि जो पेपर बन के आए उसको मैं अच्छे से कर लूँ। ऐसा बना लेंगे नहीं बना लेंगे? असफलता एक चुनौती है, ये लाइन पढ़ करके, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो संघर्ष का मैदान, ना यूं ही। वाह वाह भाई, सर उत्तर मिल गया। यही अंतर पड़ता है बस। इतनी बड़ी कविता छोटे छोटे बच्चों को पूरी याद है, इसके लिए स्टाफ और खास करके घनश्याम जी को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल जोरदार तालियां। और ये सच कह रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है कि आप साहित्य से जोड़ रहे हैं। साहित्य से अमरता आती है, दुनिया की राय बदल सकती है, दुनिया की धारणाएं बदल सकती हैं, लेकिन ये पंक्तियां आपको हमेशा अमर रखेंगी, हमेशा जीवित रखेंगी, हमेशा ऊर्जावान। कभी भी नहीं, किसी जरूरत नहीं है आपको ये पंक्तियां याद होनी चाहिए। जो साहित्य प्रेम के साथ में सर आप पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम आपका यही है, सबसे बड़ा काम आप ये कर रहे हैं कि उनको वो चीज़ दे रहे हैं कि अगर कभी विपरीत परिस्थितियां आई तो आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप फिर से लड़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसी 10 पंक्तियां याद हैं जो ये कहती हैं कि हार कायर लोग मानते होंगे, हम नहीं। बहुत बढ़िया। मन है कि ये यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे, लेकिन चूंकि समय की एक सीमा है, तो मैं चाहूँगा कि आपके सवाल, तो जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। एक कविता भी आपने पढ़ी थी कि प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान, तो प्रश्न हमेशा रहने चाहिए हमारे जहन में और उनके समाधान कुछ आपको प्राप्त हुए और आगे भी। जी मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊं उससे पहले सर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो बात करें। मैं ये कहना चाहता था कि जब भी आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी आप अगर कहीं पर हार जाएं, कहीं पर आप बेहतर प्रदर्शन करें ना हो पाए, तो कभी परेशान मत होइए। मुझे ये बात दोबारा काट के इसलिए बोलनी पड़ी कि मोस्ट ऑफ ज़्यादातर होता है कि हम कभी हार गए, कभी ये कर गए, तो अब ऐसा क्या कैसा। आपको सबको महाभारत पता है ना, वहाँ कौन कौन थे? 2 पक्ष और पांडव। जीता कौन था? जयकार किसकी होनी चाहिए? ये कर्ण और भीष्म कहाँ पे थे? तो फिर उनकी जय जयकार क्यों? उनके कामों की वजह से, कामों की वजह से होती ना। भीष्म पितामह और कर्ण कौरवों की ओर थे, लेकिन उनकी जय जयकार लोग नाम रखते हैं अपने बच्चों का, लोग नाम रखते हैं कर्ण, लोग नाम रखते हैं भीष्म, लोग नाम रखते हैं भीष्म पितामह, लोग नाम रखते हैं अंगराज। क्यों? आपको क्रिकेट देखते, क्रिकेट कौन कौन लोग देखते हैं? मैन ऑफ द मैच कभी कभी हारी वाली टीम को मिलता नहीं मिलता? मैन ऑफ द मैच कभी कभी किसी एक व्यक्ति को मिलता है, भले टीम उसकी नहीं जीती रहती। होता है कैसा नहीं होता? मुझे बता दीजिए, मुझे पता नहीं है। होता है ना कि वो टीम हाई रहती लेकिन मैन ऑफ द मैच उसके किसी मेंबर को मिला होता है। आपका अपना बेस्ट दीजिएगा, बस कोई मतलब नहीं, हमने बेस्ट किया, बस ईश्वर देख रहा है और वो बेहतर देगा, बस इतना ही कहना है। योद्धा बनिए। बैकअप राइज, लर्न स्माइल, इसी स्लोगन के साथ में, इसी ध्येय के साथ में यात्रा अनवरत रूप से चलती रहेगी। अब समय की सीमा है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि अपने विचार उद्गार प्रस्तुत करने के लिए हमारी शिक्षिका आदरणीय पूनम मैडम से मैं
प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार ताली मैडम के लिए, आपके टीचर के लिए। ये चंदन सर, इसको माइक को कॉर्डलेस इधर दे देना सर के लिए। एक कॉर्डलेस पीछे हो तो इधर पहुंचा दीजिए, वो ठीक से कर दीजिए वो। नमस्ते सर। सर आज तक मुझे स्टेज फेयर रहा है हमेशा से, आज फर्स्ट टाइम है। देख लेना साथ मेरे तेरे बिन क्या होता है रे, देख लेना साथ मेरे तेरे बिन क्या होता है रे, अपने मन के डर से लड़ना बहुत कठिन होता है रे, अपने मन के डर से लड़ना बहुत कठिन होता है रे। मेरे मन का डर है रहता, मेरे मन का डर है रहता मुझ पे साया किए हुए, मन के अंदर है ये रहता बिना किराया दिए हुए, मन के अंदर है ये रहता बिना किराया दिए हुए। बहुत हुई डर की ये गाथा, बहुत हुई डर की ये गाथा, आ इस पे पूर्ण विराम लिखें, नाम मिटाकर डर का मन से आजा सीता राम लिखें, नाम मिटाकर डर का मन से आजा सीता राम लिखें। नाम प्रभु का लेने से, नाम प्रभु का लेने से सुंदर दिन होता है रे, अपने मन के डर से लड़ना बहुत कठिन होता है रे, अपने मन के डर से लड़ना बहुत कठिन होता है। थैंक यू सर। ये भाई अपने टीचर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब एक और टीचर को मैं बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अमित जी भाई साहब दो शब्द हमको कहें इस अवसर पर, आप सबको प्रोत्साहित करते हुए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। सबसे पहले तो वास्तविकता में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों की इस सभा में बैठा हूँ, है ना। क्या बहुत अच्छी मेहनत आपके स्टाफ द्वारा भी की जा रही है और ख़ास करके बच्चे भी कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से 3-4 बातें आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। जीवन में यदि हमें ऊंचाई तक जाना है, मनोवांछित जैसा आप चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ का गांठ मान लें। गांठ मतलब अपने वो गांठ धागे वाली नहीं, ये मन की गांठ है ना। मतलब अपन को इसको कभी भूलना नहीं है। गांठ से मतलब सबसे पहले कि आप सत्य के प्रति आग्रह रखें, ईमानदारी जो भी काम करें। जीवन में बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, जैसा कि अभी शुरू में चर्चा हुई थी। कोई इंजीनियर भी बनेगा, कोई अच्छा कवि बन सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। जहाँ भी जाएं ईमानदारी के प्रति, सत्य के प्रति अपना आग्रह रखें। जैसा हमने सुना है, सत्य ईश्वर है। जब आप सच्चाई के निकट रहते हैं तो आप ईश्वर के निकट रहते हैं, और ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। आपको वहाँ से ऊर्जा मिलती है। जब हम सत्य से हट जाते हैं तो हम अपने आप से ही डरने लगते हैं, हमारे प्रयास विफल होने लगते हैं। इसलिए हमें सत्य के प्रति अपना आग्रह रखना है। दूसरा, आप स्टूडेंट के लिए बहुत कि जीवन भर सीखने के प्रति, यानी ज्ञान अर्जन के प्रति आप लोगों की बहुत भारी प्रयास होना चाहिए, उत्कंठा होना चाहिए। आप लोगों को कुछ भी करके, यदि हमें कष्ट उठा करके भी, भूखा रह करके भी, प्यासा रह करके भी, यदि कुछ सीखने को, यदि ज्ञान अर्जन को हमें मिल रहा है तो हमें वो हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है ना। तो आपको हर संभव प्रयास जो आप अभी कर रहे हैं विद्या अध्ययन का, ये सबसे महान कार्य है संसार का। और जो गुरुजन कर रहे हैं वास्तविकता में वंदनीय
है ना। इसलिए क्या है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार है। गुरु साक्षात, देखो गुरु ईश्वर से भी बढ़कर यदि हम मानते हैं तो वो कारण यही है कि हमें कुछ भी पता नहीं है, हम कहाँ से आए हैं, क्या वो सब कुछ हमें जो है। तो हमें दूसरी बात ये है कि हमें गुरुओं का, अपने बुजुर्गों का अत्यंत जहाँ तक संभव है हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। अपन क्योंकि गुरु ही हमारे जो है, जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है तो वो जो है गुरुओं से ही मिल रहा है ना। तो एक ईमानदारी, दूसरा ज्ञान अर्जन, तीसरा जो है हमारे जो गुरुजन जो हैं उनका हमें कभी भी जो है हमारे तरफ से जाने अनजाने में, यदि अनजाने में होता है तो उसकी हम क्षमा मांग सकते हैं, जानबूझकर कभी हम जो है उनका अपमान न करें, उनका सम्मान और जो है उनका वो बरकरार रखें। बाद बाकी यदि हम ये 2-4 चीज़ें सरबत बता रहे हैं, यदि उस पर करेंगे अनुसरण तो हम ऊंचाइयां छुएंगे। मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत जय हिंद। बहुत ही शानदार विचार। और अब हमारे बीच में हमारी अध्यापिका सुश्री निशी अग्रवाल जी आ रही हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये लाइन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवन पथ जटिल है, काल चक्र कठिन है, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाव है, जन्म से मृत्यु के सर वंश की छाव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गाव है, किसी के पास छल कपट किसी को रूप का वरदान है। ये सोच कर मत बैठ जा, प्राणी की विधि का यही विधान है, क्योंकि विधि का हर विधान बदल दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना नाम काम आता है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। थैंक यू। एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। हम चूंकि अब हमारे पास में केवल 7 मिनट बाकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट में ही हम अपने विचारों को व्यक्त करें। और इसके लिए मैं सबसे पहले मुकेश जी भाई साहब से आग्रह करूँगा कि आप अपने समय सीमा के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार ताली हमारे आदरणीय मुकेश जी भाई साहब। सब मेरे साथ में बोलेंगे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। बोलिए भारत माता की। बीटी के बच्चे, बोलिए बीटी के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे, बीटी के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। देखो सर, हमारे द्विवेदी सर हमारे ग्राम में आए, बदरवास में आए, बदरवास क्षेत्र में आए, ये हमारा सौभाग्य है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा? अरे भाई, अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है? तो आप चाहते हैं कि दोबारा आए सर? तो जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। फूल कहीं जो मैं बन जाता, फूल कहीं जो मैं बन जाता, पिरो दिया जाता किसी माला में, द्विवेदी जी के गले का हार हो जाता। हमारे ग्राम में पधारे, इसलिए ताराचंद निगम जी की एक कविता याद आ रही है। कोयल बोले कू कू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली अगर सुनना है तो आना मेरे गांव। बंदर कूदे डाली डाली और केवट खेता नाव, सच्चा सुख अगर पाना है तो आना मेरे गांव। और झगड़ा, बच्चे खेले गिल्ली डंडा, बच्चे खेले गिल्ली डंडा और बरगद देता छांव, और शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गांव। और झगड़ा दंगा कभी ना होता, बैठे सब एक ठाव, और प्यार सभी का अपनापन यदि पाना है तो आना मेरे गांव। और दादा दादी की आशीषें, अम्मा के आंचल की छाँव,
प्यार सभी का पाना है तो आना मेरे गाँव। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दो हमारे आदरणीय मुकेश जी भाई साहब के लिए। मैं चाहूंगा मयंक जी अपने विचार 2 मिनट की समय सीमा में प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि मतलब आपने संदीप सर के साथ मतलब यहाँ स्थान दिया। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, इसलिए क्योंकि आज से करीब 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं सर को नहीं जानता था, तो घनश्याम सर के ऑफिस में बैठा था। सर ने मुझे बताया कि आप एक बार इनको सुनिए, और लॉकडाउन का समय चल रहा था। जब मैंने सर को सुना तो आज तक सुन रहा हूँ, सर को पढ़ा, बार बार उनकी कविताएं पढ़ी, इतना मोटिवेशन मिलता है। जब भी हताश हो जाता हूँ मैं सर की कविताएं पढ़ता हूँ, तो इनकी कविताओं में वो जो जोश है वो मतलब अलग ही है। वो आपको एनर्जी देता है, वो आपको उत्साह से भर देता है। तो सर के लिए एक बार बहुत शानदार तालियां। और हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि सर आज हमारे बदरवास में आए हुए हैं और आप सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं घनश्याम सर और पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा कि मैं कई स्कूलों में गया हूँ और मैंने बड़े से बड़े स्कूलों को देखा है, लेकिन इस तरह की मैंने बच्चों का देखा नहीं कि इस तरीके से मंच संचालन कर रहे हैं, इतनी अच्छी कविता पढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ पढ़ रहे हैं एक सही उच्चारण के साथ, एक शैली के साथ। और तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लोग इसी तरीके से आगे सीखते रहें, और आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आप आगे बहुत अच्छा करें। हमारी सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत आभार। मयंक जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। और अब मैं भी कुछ अपने उद्गार प्रस्तुत करना चाहता हूं आदरणीय सर के लिए कि आदरणीय सर ने हमारे एक निवेदन पर और एक बड़ी कठिन यात्रा करके सुबह सर वहाँ से सर कल 3 बजे चले, रात भर ट्रेन का सफ़र किया, उसके बाद में फिर सुबह 4 बजे झांसी से चलकर शिवपुरी से फिर बदरवास 2-3 बस चेंज करके, तो एक बड़ी लंबी यात्रा करके, और उसके बाद में कोई व्यक्ति जब इतनी दूर तक आता है तो एक मानसिक रूप से भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, एक बड़ा वो करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां हाथ उठा के उनके सम्मान में हम बजा दें। और 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही, बैठ जाइए अभी। 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई हैं, जिसकी एक पंक्ति मैंने सर आपको परसों सुनाई थी। इन बच्चों में से वैसे तो मेरी शुभकामनाएं और ऐसा विश्वास है कि इनमें से हर बच्चा अपने क्षेत्र में अलग अलग अपना नाम रोशन करेगा, अपना परिवार का और विद्यालय का, देश का। लेकिन एक हृदय ऐसा तो होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक हृदय ऐसा तो होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। किसी कवि की पंक्तियां हैं, एक हृदय ऐसा तो होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। माना उजियाली रातों के टिमटिम करते तारे हैं, माना उजियाली रातों के टिमटिम करते तारे हैं, पर एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे, एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे। और 4 पंक्तियां, चूंकि हमारा जो बदरवास नगर है अमर शहीद तात्या टोपे जी की बलिदान स्थली में आता है, शिवपुरी में उनका बलिदान स्थली है, तो 4 पंक्तियां मैं इस आपकी सन्निधि में देश के युवाओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते, किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते, पथिक इस मंत्र से जागे कभी वो रुक नहीं सकते। कौन सा मंत्र? कि उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक, उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक, विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते, विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते। और नवदुर्गा का पावन अवसर है, इस पावन अवसर पर जब यहाँ पर 108 भागवत कथाएं, सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन नगर में किया जा रहा है, ऐसे समय में सर की उपस्थिति निश्चित रूप से एक सौभाग्य का प्रतीक है। और ऐसे समय में दिव्य चेतनाएं भी यहाँ पर हमारे नगर में आई हुई हैं, तो मैं
और इन सभी जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं इनके नाम 4 लाइन करना चाहता हूं कि मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, प्यार खेती। सर पूछ रहे थे कि बोले खेती बाड़ी करते हो क्या, किसान तो है, बोले क्या बोया है, तो मैं वही बता रहा हूं कि मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूं, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूं। तो जो पुस्तक आने वाली है उसका कवर पेज सर के माध्यम से हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो वो कवर है, कवर पेज, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो सबके समक्ष प्रस्तुत करें। जोरदार ताली बजा दो भाई मेरे लिए। एक फोटो निकाल लेना सर सामने से। बुक का टाइटल है चलते रहो हंसते रहो। तो ये एक कविता भी है, उसी में से ये 2 पंक्तियां हैं। जो आप सब लोग बैठ जाइए। अब हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं और पहले आभार व्यक्त किए देते हैं, उसके बाद में फिर सर का शॉल स्लीपर पे सम्मान करेंगे। तो मैं चाहूँगा आभार व्यक्त करने के लिए हमारे विद्यालय की शिक्षिका सुश्री अंबिका मैडम को जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं कि वो एक बार औपचारिक रूप से आभार व्यक्त कर दें। A very graceful good afternoon to beloved chief guest, respected principal sir, worthy teachers and all my dear students. It's a great opportunity for me to deliver a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of each and everyone who had performed very well and worked really hard to make this program successful. I, on the behalf of BT Public School, would like to extend my sincere gratitude towards Mr. Sandeep sir, who had spared time from his busiest schedule to enlighten this moment. It is a very golden opportunity for all of us that he had come here and he has enlightened this occasion with his wonderful words. It was, sir, I am feeling very pleasure to be here. I am feeling very good that you have come here, and it is a pleasurable moment for all of us. And a special mention to our respected principal, sir, who always motivates us and help us to do our best. He is standing as the strength of pillar for all of us. I would also love to thank all the loving teachers for always supporting us and helping in this program. In the end, I would also love to thank the people who had worked really hard in behind the scene to make this program successful. And I would also love to thank all the people who gathered here and make this program for as wonderful and memorable for all of us. Thank you everyone for joining me and have a nice day. मैं बिना देर किए हुए, क्योंकि अभिभावकगण काफ़ी सारे आ गए हैं और 5 मिनट वैसे ही हम लेट हो गए हैं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अतिथि महोदय को शॉल देकर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों से हाथ उठाकर हम सर का अभिवादन करें। अब मैं चाहूँगा कि सारे स्टाफ मेंबर्स आगे आ जाएं, तो एक बार हम स्टाफ के साथ में ग्रुप फोटोग्राफ सर के साथ में कर लें। जल्दी से आ जाइए आप लोग, चलने दीजिए, चलने दो सर। मेरा मोबाइल ये पकड़ा दो किसी को, आ जाओ।
ये इसमें फोटोग्राफ, चलो जयदीप तुम निकाल लो, जल्दी आओ, ठीक से निकाल लो। भाई जिसका फोटो नहीं आया उसके 100 रुपये फाइन है, देखना सबका आना चाहिए। सबका चेहरा दिखना चाहिए। हाँ, जो नहीं आ पर वो आगे जाइए, कुछ लोग इधर भी आ जाइए। ठीक है, सबका आ रहा है। आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। एक हम सेल्फी में आप लोगों को भी आ जाएंगे सर के साथ में, ठीक है ना। आप लोग सब इधर आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से सेल्फी में